इमरान जी, उदयपुर और उदयपुर के आसपास बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो किसी जमाने में बहुत महत्वपूर्ण थे। यूं मान के चलिए कि उस समय सभ्यताओं के बहुत बड़े केंद्र थे। कौन कौन से ऐसे प्रमुख स्थल हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। उदयपुर शहर और उदयपुर जो संभाग है उसमें हम बात करें पुरातात्विक स्थानों की, पुरास्थलों की, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो है आहड़, जो उदयपुर शहर में ही है। उदयपुर शहर का एक पार्ट हो गया अब। आहड़ 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है और ये धूलकोट के नाम से जाना जाता था, ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था और ये ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहाँ ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी से जो उत्खनन यहाँ पर जो किया गया, सबसे पहले यहाँ पर 1951-52 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा उत्खनन किया गया, फिर डॉक्टर श्री रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1954-55 में किया गया, फिर 1960 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा और पुना डेक्कन कॉलेज द्वारा यह उत्खनन किया गया और उनसे उत्खनन से प्राप्त जो पुरावस्तुएं प्राप्त हुई थी वो यहाँ आहड़ संग्रहालय में प्रदर्शित है। तो ये एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अलावा अपने उदयपुर शहर में जगदीश मंदिर है, गंगोत्कुंड जो मंदिर है ये है, शिव मंदिर है। तो इस प्रकार के उदयपुर शहर में ये महत्वपूर्ण स्थल है। इमरान जी, बताएं कि आहड़ जो सभ्यता है, ये इसका कोई हड़प्पा सभ्यता से कोई रिश्ता है या ये सभ्यता अलग से पनपी? आहड़ सभ्यता जो है ये एक लघु पाषाणकालीन आप कह सकते हैं कि सभ्यताओं में है और ताम्रकांस्य ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबद्ध है और ताम्रकांस्य युगीन जो सभ्यता में मानी जाती है ये और 4000 वर्ष पुरानी है और तांबे का सबसे अधिक उपयोग, क्योंकि मनुष्य ने, मानव ने जिस धातु का इस्तेमाल किया सबसे पहले वो तांबा ही था और तांबा और टिन को मिलाकर जो कांसा बनाया जाता, तो उसका सबसे अधिक उपयोग जो है राजस्थान में आहड़ में किया गया है और दूसरा स्थान जो सीकर में खंडेला है, गणेशपुरा, वहां किया गया है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही एक प्रकार से संबद्ध है ये। इमरान जी, ये बताएं कि क्या तांबे का इस्तेमाल या तांबे का आविष्कार इस ढंग से मान लीजिए क्या सर्वप्रथम इस इलाके में हुआ था? जी, अपन बिल्कुल मान सकते हैं कि तांबे का सबसे पहले इस्तेमाल जो है और तांबे के जो सबसे अच्छे औजार, उपकरण जो मानव उस जमाने में काम में लेता था, वो आविष्कार यहाँ माने जा सकते हैं और इसके जो अवशेष हैं वो वर्तमान में राजकीय संग्रहालय आहड़ में अपने प्रदर्शित हैं। इमरान जी, ऐसा भी माना जाता है कि ईरान से आहड़ सभ्यता के बहुत नजदीकी संबंध रहे, तो ये संबंध नदी मार्ग के जरिए भी हो सकते थे। तो क्या संबंध थे और क्या ईरान से भी कुछ तांबे का यहाँ से निर्यात हुआ करता था? ईरान से सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा महत्वपूर्ण संबंध रहा, व्यापार के क्षेत्र में भी रहा। मध्य एशिया से काफी जो पत्थर आते थे महत्वपूर्ण, आप लाजवर्त बोल लीजिए, फिरोजा बोल लीजिए, तो ये पत्थर जो है वहीं से मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से और ईरान से आते थे और यहाँ से तांबे का निर्यात भी जो है ईरान को किया जाता था। ये अधिकतर जो है आप जो लोथल बंदरगाह है गुजरात में, वहां से ये सामान जो है ईरान की तरफ जाया करता था। ऐसा माना जाता था कि जिस उदयपुर शहर में हम बैठे हैं, हो सकता है आहड़ नदी उसका जो आहड़ का नाला ही मान लीजिए, अब तो वो उसका हो सकता है अवशेष हो, लेकिन किसी जमाने में यह एक भरी पूरी ताम्रवती नदी बहा करती थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है सर। आहड़ आजकल अतिक्रमण और शहरीकरण और आबादी की वजह से जो नदी का जो पार्ट है वो नदी का पार्ट छोटा हो गया है और एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है। विश्व की जितनी भी पुरानी सभ्यताएं थी वो सभी नदियों के किनारे बसी है, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की नील नदी की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की दजला फरात नदियों की हो। तो ये आहड़ एक बड़ी नदी थी, बड़ा क्षेत्र था और ये काफी बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। वर्तमान समय में आधुनिकीकरण के जमाने में जो है अतिक्रमण होने से, आबादी बढ़ने से ये एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है। जरूर इस नदी का विशाल क्षेत्र रहा है और यहाँ जो है ये सभ्यता पनपी है, फूली है। आपके अंदाज और जो उपलब्ध शोध हैं उस हिसाब से ये ताम्रवती नदी कहाँ से किस तरह जाती थी, क्या प्रवाह क्षेत्र था, कितनी बड़ी नदी हुआ करती थी? ताम्रवती नदी, ये आहड़ नदी जो निकलती अरावली पर्वतमालाओं से निकलती है और इसी प्रवाह क्षेत्र से बहती हुई ये उदयपुर शहर में, जो उदयपुर का जो शहर है उसको दो भागों में बांटती हुई आगे की तरफ जो है ये लूनी नदी में जाकर ये मिलती है और ये यहाँ पूरे क्षेत्र में जो है इस सभ्यताओं का विकास हुआ है। यहाँ पर सभ्यता पनपी थी। इमरान जी, हमने आहड़ सभ्यता के बारे में तो बातें की, लेकिन ये माना जाता है कि मेवाड़ का जो क्षेत्र है इसका ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक महत्व तो रहा है। ऐसा माना जाए कि मध्यमिका या नगरी जो सभ्यता है उसके तो बहुत प्रमाण मिलते हैं। तो इस इलाके में और कौन कौन सी शुरुआती और उसके बाद जनपद युगीन या कौन कौन सी सभ्यताओं के हमारे पास प्रमाण मिलते हैं?
जनपदयुगीन सभ्यताओं में माध्यमिका, जैसे हम नगरी बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ से 18 किलोमीटर दूर है, वहां एक बड़ी जो जनपद था यहाँ पर, और वर्तमान में इस वहां पर एक अवशेष है, दीप स्तंभ है, जो किसी जमाने में वहां पर प्रकाश के लिए काम में लाया जाता। वो दीप स्तंभ आज अवशेष रह गया है। इसके अलावा और भी सभ्यताओं में यहाँ देखें अपने उदयपुर संभाग में, तो एक तो बालाथल बड़ी सभ्यता है जो उदयपुर जिले में ही है, एक कर्णपुरा है, दूसरी आमजरा है जो डूंगरपुर में है, और फिर रानी की मालिया बांसी में है, और धूलकोट आहड़ के बाद आपने कर ली है, और एक दरोली उदयपुर में है। कुल 6 ये जो है उत्खनन क्षेत्र हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। तो ये यहाँ पर 6 संरक्षित स्थल और हैं। बालाथल के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बालाथल भी हमारी सभ्यताओं का एक प्रमुख केंद्र था। बिल्कुल, बालाथल भी जो है इसी आहड़ सभ्यता से ही संबद्ध है, और यहाँ पर भी एक पुरातात्विक टीला पाया गया है जिसके खुदाई विभाग द्वारा करवाई गई थी, और यहाँ पर भी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये बालाथल और आहड़ दोनों समकालीन ही हैं। इमरान जी, भारत में पुरातात्विक जो खोज होती है, उत्खनन होता है, इसका तो इतिहास काफी पुराना रहा है, और आजादी के बाद से भी बहुत सारे कार्य इसमें हुए हैं। लेकिन अब जब शहरों का, गांवों का विस्तार हो गया है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पुरातात्विक महत्व के स्थल नीचे दब गए हों। लेकिन क्या विभाग जो है वो और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थल की खोज कर सकता है या कर रहा है? बिल्कुल, पुरातत्व का शुरू से ही महत्व रहा है, और 1861 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना हो गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले महानिदेशक थे। आजादी के बाद में राजस्थान में 1950 में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना की गई, और उसके बाद में भी, आजादी के बाद में भी जो है खोज और उत्खनन के कार्य जारी हैं। अभी हाल ही में विभाग द्वारा जो है एक तो चंद्रावती में खुदाई कार्य करवाया गया था, चंद्रावती जिला सिरोही में, और एक पाली जिले में नाडोल में जो 10वीं शताब्दी का सभ्यता है, वहां पर भी खुदाई की गई थी। तो पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा भी और भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा भी वर्तमान समय में भी जो सभ्यताओं की खोज और उत्खनन कार्य जारी है, और नए अन्वेषण हो रहे हैं, और नए जगह पर खुदाई भी की जा रही है। इमरान जी, ऐसा माना जाता है कि चंद्रावती किसी जमाने में आज का न्यूयॉर्क मान लीजिए, या कोई बड़ा इस तरह का महानगर हुआ करता था। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। चंद्रावती एक ऐसा शहर था कि मंदिरों का शहर था। कहते हैं यहाँ पर 99 से ज्यादा मंदिर थे, और गुजरात और दक्षिण भारत में जाने के लिए एक मार्ग था उत्तर भारत से। तो व्यापारिक स्थल होने से, व्यापारिक मार्ग होने से ये काफी समृद्ध रहा परमारों के शासनकाल में। तो आप बिल्कुल मान सकते हैं जिस नगर में 99 मंदिर हो, तो चंद्रावती का हमेशा महत्व रहा है। जगत के अंबिका माता मंदिर का भी ऐतिहासिक महत्व बताया जाता है। जगत भी एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल रहा है। थोड़ा सा जगत के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल, जगत का जो मंदिर है, जगत 10वीं शताब्दी का ये एक मंदिर है, उदयपुर से अपने 55 किलोमीटर की दूरी पर है, 10th सेंचुरी का। और ये जो इसका जो मंदिर का एक प्रकार से खजुराहो की जो शिल्प है खजुराहो का, उसके शिल्प की समानता करते हुए ये मंदिर है। और इस यहाँ पर पंचरथ शिखर भी है, और गर्भगृह में अंबिका माता की एक नई प्रतिमा यहाँ पर प्रतिष्ठित की गई थी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको शिलालेख मिलेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण संवत 1017 का शिलालेख, 1071 ईस्वी का शिलालेख, 1131 ईस्वी का शिलालेख, 1277 विक्रम संवत का शिलालेख, और विक्रम संवत 1277 एवं 1306 का अभिलेख डूंगरपुर क्षेत्र के शासकों के हैं। और महाराणा मोकल के समय डूंगरपुर के रावल गैपा ने इस क्षेत्र को अपना आधिपत्य में किया था, और महाराणा कुंभा ने विक्रम संवत 1498 में पुनः अपना आधिपत्य में लिया था। तो ये जो अंबिका माता का जो मंदिर है, ये जो आप समानता रखता है मंदिर शिल्प की दृष्टि से, खजुराहो के संबंध में सुंदरता की दृष्टि से। इमरान जी, ये बताएं कि जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे पुरातात्विक स्थल के महत्वपूर्ण स्थल हैं, और खासतौर पर चित्तौड़ में भी बहुत सारे निर्माण हुए, भले ही ध्वस्त हुए, इनका थोड़ा ऐतिहासिक महत्व बताइए। चित्तौड़गढ़ का किला जो सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान के नहीं पूरे भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में चित्तौड़गढ़ का किला माना जाता है, और राजा मान मौर्य द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के किले का जो शासकों ने जो विकास किया गया, चित्तौड़गढ़ के किले पर जो आक्रमण हुए वो भी बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप सबसे पहले 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ आक्रमण हुआ था चित्तौड़ दुर्ग पर,
उसके बाद में बहादुर शाह का आक्रमण हुआ और 1530 के अंदर, और फिर यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि एक आक्रमण है यहाँ पर बादशाह अकबर का 1567 में, तो चित्तौड़गढ़ किले, और चित्तौड़गढ़ किले में जो वहाँ का जो पूरा जो मंदिर है वहाँ पर, वो बड़े ऐतिहासिक और स्थापत्य कला की दृष्टि से, राजपूत स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इमरान जी, जो पुरातात्विक महत्व के स्थल हैं उनका संरक्षण तो जरूरी है ही, लेकिन ये भी मंशा रहती है कि कुछ लोग, खासतौर पर शोधार्थी या बच्चे, उनको देखने के लिए आए। तो ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण संग्रहालय हमारे दक्षिणी राजस्थान में हैं जो चलाए जा रहे हैं, और उनमें क्या क्या खास बातें हैं जो लोगों को देखनी चाहिए? दक्षिणी राजस्थान में आप उदयपुर संभाग की अगर बात करें तो उदयपुर शहर में 2 संग्रहालय हैं, राजकीय संग्रहालय आहड़, और जो आहड़ पुरातात्विक सभ्यता रही है, आहड़ सभ्यता के सारे अवशेष राजकीय संग्रहालय आहड़ में संग्रहित हैं, संरक्षित हैं और प्रदर्शित हैं। तो कोई भी शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं या जो इतिहास से रुचि रखने वाले हैं, वे आहड़ संग्रहालय आए और आहड़ संग्रहालय को देखकर जो है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता से रूबरू हों। और दूसरा, उदयपुर शहर में एक संग्रहालय है, राजकीय संग्रहालय उदयपुर, सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। वहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर 8500 से भी ज्यादा लघु चित्रों का संग्रह है। वो लघु चित्रों का संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ विभिन्न प्रकार के आपको लघु चित्र आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं। आप इसमें जो लघु चित्र हैं वो है गीत गोविंद, रसिक प्रिया, वैली कृष्ण, रुक्मणी, पृथ्वीराज रासो, कादम्बरी, रघुवंश, महाभारत, कृष्ण अवतार चरित्र के लघु चित्र यहाँ पर संग्रहित हैं। और राजकीय संग्रहालय उदयपुर की सबसे महत्वपूर्ण एक जो धरोहर है, थाती है, वो राणा जो खुर्रम थे, शहजादा खुर्रम, और जिन्होंने अपने मुगल बादशाह अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और 1622 ईस्वी में जब वो यहाँ पर छिपके रहे थे जगमंदिर महल में, उस वक्त जो है महाराणा कर्ण सिंह के साथ में उन्होंने पगड़ी बदलकर एक भाई बने थे। तो वो पगड़ी जो खुर्रम की, राजकुमार खुर्रम की, जो आगे जाके मुगल सम्राट शाहजहां बने, वो पगड़ी यहाँ राजकीय संग्रहालय उदयपुर में संग्रहित है, प्रदर्शित है। और दूसरा एक संग्रहालय राजकीय संग्रहालय डूंगरपुर है, वो संग्रहालय भी वागड़ की पुरा संपदाओं को सहेजने का और संरक्षित करने का कार्य कर रहा है। हालांकि बहुत सारी कहानियां होती हैं, कोई अच्छा निर्माण होता है तो ताजमहल के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि चूंकि शाहजहां यहाँ रहे तो जगमंदिर के निर्माण से भी, उसके गुंबद से भी वे प्रभावित हुए। हुशंग शाह का मकबरा, जो सबसे पुरानी एक तरह से मार्बल की बिल्डिंग मानी जाती मांडू की, उसका भी प्रभाव माना जाता है। ये बताएं कि क्या इस बात में कुछ तथ्य है कि शाहजहां ने जब भी ताजमहल का निर्माण करवाया तो कहीं न कहीं उसके जहन में जगमंदिर भी रहा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि शाहजहां जब राजकुमार खुर्रम हुआ करते थे और 1622 में उन्होंने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह भी किया, तो ये यहीं आकर जो पिछोला झील में जगमंदिर में आकर ठहरे थे। तो उनके मस्तिष्क में, उनके मानस में ये जरूर रहा होगा, जिन्होंने, क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्थापत्य कला के प्रेमी थे और यहाँ जो जगमंदिर बना हुआ था तो इन्होंने देखा और यहीं से ये इंस्पायर हुए, प्रेरणा ली। और जो ताजमहल का जो गुंबद है और जिस प्रकार से ताजमहल की जो निर्माण स्थापत्य कला शैली है, उस जगमंदिर से प्रभावित हुए और यहीं प्रभाव से आगे जाके इन्होंने बनाए। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। इमरान जी, बताएं कि पुरातात्विक महत्व के जो भी स्थल हैं, खासतौर पर दक्षिणी राजस्थान में, उनका संरक्षण भी बहुत महत्व रखता है। खासतौर पर आहड़ का, यहाँ इतने सारे महत्वपूर्ण स्थल है लेकिन बहुत सारे एनक्रोचमेंट है और पब्लिक उसका इस्तेमाल भी करती है। तो ये बताएं कि ये संरक्षण हो सके और संरक्षण अच्छी तरह हो, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इसके लिए राजस्थान जो पुरातत्व संग्रहालय विभाग है, ये विभाग इन पुरातत्व स्थलों का संरक्षण करता है, जीर्णोद्धार करता है। यहाँ विकास कार्य भी करवाए जाते हैं और कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो इसमें अतिक्रमण करता है तो ये कानूनी दंडनीय अपराध है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक नियम बना रखा है, जिसे राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 कहते हैं। इन अधिनियम के तहत किसी प्रकार का अतिक्रमण करना, किसी प्रकार के स्मारक को क्षति पहुंचाना, स्मारक को गंदा करना या वहां जो खुदी हुई चीज है किसी प्रकार को डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, एक अपराध की श्रेणी में आता है। और इस प्रकार कोई अपराध करता है तो उसको दंड का प्रावधान भी है। मैं आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोताओं को एक निवेदन करना चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा कि ये जितने भी जो स्मारक हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, पुरातात्विक स्थल है, ये हमारे देश की, हमारे सभ्यता, हमारे देश की धरोहर है, हमारी थाती है, हमारी विरासत है। इनको बचाना सभी नागरिकों का दायित्व है, कर्तव्य है। और जब भी आप कहीं पुरातात्विक स्थलों पर या स्मारकों पर जो विभाग द्वारा संरक्षित है या न भी हो, तो भी आप वहां जाएं
तो मैं आम दर्शकों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि वहां पर अधिकतर आप देखते होंगे कि स्मारकों पर लोग नाम लिख लेते हैं या चौक से लिख देते हैं, कोयले से लिख देते हैं। तो इस प्रकार का नाम न लिखें, उनको गंदा न करें। तो ये एक नागरिक कर्तव्य भी है। हम अपने स्मारकों को साफ और स्वच्छ रख सकेंगे तो भारत की छवि भी आगे अच्छी बढ़ेगी और स्मारकों का भी संरक्षण होगा। विभाग द्वारा भी समय समय पर स्मारकों पर कार्य करवाए जाते हैं, साफ सफाई के कार्य भी करवाए जाते हैं और इस प्रकार से ये विभाग कार्य करता है। इमरान जी, कोविड-19 के संकट के दौरान संग्रहालय भी बंद रहे और जो भी पब्लिक प्लेसेस है अब उन्हें खोल दिया गया है। थोड़ा सा बताएं कि अब जब लोग आ रहे हैं तो क्या कुछ नए प्रिकॉशंस या सेफ्टी मेजर्स वहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं? बिल्कुल सर, जैसे कि आप सब जानते ही हैं अभी नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। तो इसके संदर्भ में लॉकडाउन में संग्रहालय जो है आम जनता की जीवन बचाने हेतु बंद कर दिए गए थे। बाद में सरकार के दिशा निर्देशानुसार 1 जून 2020 से ये संग्रहालय वापस पर्यटकों हेतु और स्मारक भी खोले गए हैं। तो यहाँ पर नोवेल कोरोना वायरस से बचने के लिए बिल्कुल प्रिकॉशनरी कदम उठाए जा रहे हैं कि हम बिना मास्क जो है पर्यटकों को अंदर आने नहीं दे रहे हैं संग्रहालय में, और 5 व्यक्तियों का समूह ही, इससे ज्यादा हम अंदर नहीं ले रहे हैं। दूसरा, समय भी हमने जो है 9 बजे से 1 बजे तक और 1 से 3 बजे तक अभी हम संग्रहालय वापस बंद करके उसकी साफ सफाई, सैनिटाइजेशन हम करवा रहे हैं। फिर 3 से 5 बजे तक संग्रहालय खोला जा रहा है और प्रत्येक आने वाले पर्यटक का हम नाम लिख रहे हैं, पता लिख रहे हैं और उसका टेम्परेचर नाप रहे हैं, उसका हाथ का सैनिटाइज करवा रहे हैं। और अभी 1 जून से 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार संग्रहालयों की जो प्रवेश पत्र शुल्क है वो शुल्क भी हमने आधा कर दिया है, 50% कर दिया है। भारतीय वयस्क का 10 रुपए कर दिया है जो पहले 20 रुपए था, और भारतीय विद्यार्थी का 10 रुपए की जगह 5 रुपए कर दिया है। विदेशी पर्यटक का 100 की जगह हमने 50 रुपए कर दिया, विदेशी विद्यार्थी के 50 के 25 रुपए कर दिए हैं। ये दरें अभी 31 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेंगी। इमरान जी, बताएं कि पुरातात्विक संरक्षण और खासतौर पर हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, खासतौर पर दक्षिणी राजस्थान की, इनका संरक्षण के लिए इस साल या आने वाले समय में क्या क्या प्रोजेक्ट है, और खासतौर पर आहड़ के संग्रहालय के निर्माण पुनर्निर्माण के लिए काफी राशि भी खर्च की गई, थोड़ी सी इसकी जानकारी दें। बिल्कुल, आहड़ संग्रहालय के संरक्षण, जीर्णोद्धार और विकास का कार्य अभी पिछले 2017 में हमने करवाया था और इस पर लगभग 1.5 करोड़ की राशि का व्यय किया गया और आहड़ संग्रहालय को बिल्कुल नए तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जो तैयार कर उसको जो है यहाँ पर पूरा संपदाओं को प्रदर्शित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में जो सज्जनगढ़ किला है वो राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है। इस किले के ऊपर 4 करोड़ 53 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट है, वो आगामी 2022 तक इस पर कार्य होना है और इस किले का संरक्षण और जीर्णोद्धार विकास कार्य करवाया जाएगा। आहड़ जो धूलकोट के जो टीले हैं, इसके विकास के लिए भी 1 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत किए हैं, जिस पर भी कार्य इस वित्त वर्ष में भी प्रारंभ होंगे। एक जिक्र और जरूरी है, वो ये कि मेवाड़ का इतिहास उससे जुड़ा हुआ एकलिंग जी और उसके आसपास नागदा, जो सास बहू मंदिर भी हम अपभ्रंश में कह देते हैं, इस स्थल के संरक्षण के लिए भी कुछ योजनाएं हैं। एकलिंग जी मंदिर जो कैलाशपुरी में है, अपने राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग द्वारा संरक्षित भी है। एकलिंग जी ट्रस्ट भी वहां पर बना हुआ है जो वहां पर रख रखाव का कार्य देखता है। और नागदा जो सास बहू का मंदिर है, ये बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है पंचायतन शैली का। यहाँ जो है ASI भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा इसका संरक्षण और जीर्णोद्धार विकास कार्य करवाया जाता है। इमरान जी, जाते जाते तमाम हमारे जो श्रोता हैं उनसे क्या कहेंगे, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक और खासतौर पर राजस्थान जो एक तरह से स्मारकों की धरती है, इसके संरक्षण में वो क्या भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मैं आपके माध्यम से आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को ये एक निवेदन करना चाहूंगा, एक गुजारिश करना चाहूंगा कि राजस्थान एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों से भरा हुआ परिपूर्ण संपन्न राज्य है। सभी नागरिकों से यही निवेदन है कि आप जहां भी जाएं तो सबसे पहले स्मारकों और इन जगहों को आप गंदा न करें। सबसे पहले तो यही बात है, आप नाम न लिखें, आप उसको अतिक्रमण न करें, वहां कोई इस प्रकार की कोई गंदगी न फैलाएं, जैसे आप खाने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल वहां न करें। तो इस तरह से आप साफ स्वच्छ रखेंगे तो आप जनता जो है, नागरिक जो है, अपना दायित्व निभाएंगे और हम अपनी विरासत को, हम अपने हेरिटेज को सुंदर और स्वच्छ बना रखेंगे और काफी लंबे समय तक आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जो है इसको बचा के रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां आएंगी और उसको देखेंगे। हमारे साथ थे इमरान अली।